हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए पार्ट 1 की वीडियो लेकर आया हूँ बच्चों, यानी कि 8th क्लास के लिए जो FA2 के एग्ज़ाम होने वाले बच्चों, अभी 1 तारीख को जो मैथ का है बच्चों, उसके प्रैक्टिस के लिए बच्चों मैं आपके लिए पार्ट 1 लेकर आया हूँ बच्चों। क्षमा करना कि जो पार्ट 1 था मैंने अपलोड तो किया था, वो किसी कारणवश अपलोड ही नहीं हुआ था, तो मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों। देखिए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं बच्चों। आप उसे अगर लॉजिकली सोचिए तो बच्चों आसान होते हैं। तो मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है। देखिए, आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भई 2/-9 का योज्य प्रतिलोम है, यानी कि 2/-9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9? तो देखिए आपके पास ये दिया गया होगा, यानी कि 2/-9 इसका अगर आपने एडिटिव ADDITIVE एडिटिव इनवर्स ERSE, देखिए बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम के लिए एडिटिव एडिटिव इनवर्स है और हिंदी वालों के लिए योज्य प्रतिलोम होगा बच्चों। आपको किसी भी चीज़ का अगर एडिटिव इनवर्स पूछे बच्चों, एडिटिव इनवर्स यानी कि कोई भी संख्या दे रखी हो, तो आपने क्या करना है बच्चों। देखिए, आपने ये सोचना है इन केस ऑफ एडिशन में, आपने ये देखना है कि भाई हम इससे ऐसा क्या करें कि इसका जो उत्तर है वो 0 हो जाए, ऐसा क्या करें इसके साथ। पर यहाँ एडिटिव मतलब करना तो जमा ही पड़ेगा। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, 2/-9 है, तो इससे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि आपको पता है बच्चों प्लस 2/9 आपको लिखना पड़ेगा, तभी बच्चों ये होगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ तो -9 है। देखिए बच्चों, कभी भी बटा के नीचे 9 हम जो है ये बस लिखने के लिए होता है, पर ये असल में ये जो माइनस है इसको हम यहीं पे मानते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए बच्चों, किस तरह से हो जाएगा, -2/9 प्लस 2/9, ठीक है। आगे देखिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/9 माइनस 2/9, ठीक है बच्चों। आगे पीछे कर दिया तो देखिए क्या होगा, 2 - 2/9, यानी कि इसका जो एचसीएफ होता है, सॉरी एलसीएम होता है, वो 9 ही होगा। तो और जब सेम है तो सीधे ही हम घटा लेते हैं। तो देखिए बच्चों, 0/9, यानी कि आपका आंसर 0 आ गया बच्चों, ठीक है। ये इस तरह से बच्चों, अगर आपको एडिटिव इनवर्स पूछा, ठीक है, नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यानी कि आपको जो है किसी कोई भी आपको इक्वेशन दी दे रखी होगी, उसमें आपको क्या करना है कि चर का मान निकालना है, यानी कि वेरिएबल का फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। देखिए आपके पास एक ऐसा चीज़ दिया, आपने इस तरह के क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। देखिए आपका जो आने वाला मल्टीपल चॉइस में 6 = Z+2, ठीक है बच्चों। इसमें कैसे करते हैं आप ध्यान रखें, किसी भी चीज़ को अगर कभी भी आपने कोई भी वैल्यू निकालना है, यानी कि किसी भी इक्वेशन में अगर आपको किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना है, उसको बस AX = B इस फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि इस रूप में लेकर आना है, और तुरंत उसके बाद आ जाएगा। जैसे इसमें देखिए, ये वेरिएबल x है, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कोई अंक होगा यहाँ पे, और ये चर होगा। तो x का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, b/a, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस तरह से करके लेना है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा कैसे होगा, तो सबसे पहले तो ये बात सोचनी है, हमें किसका वैल्यू चाहिए, इसका। तो आप उसे कहाँ लेकर आइए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आइए। तो हम इसे क्या करेंगे बच्चों, इसे इस तरह से पलट के लिख देंगे। बस ये कैसा हो गया, Z+2 = 6। अब आपको z का मान चाहिए, z यहाँ पे रखो, ये प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो ये उधर जाके बच्चों 6 - 2, यानी कि z आपके पास आया बच्चों 4। तो इस तरह से आप मल्टीपल चॉइस के, देखिए बच्चों टाइम ज़्यादा नहीं लगता इसके लिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, बार-बार प्रैक्टिस करिए, तो एकदम से बच्चों आपको मल्टीपल चॉइस याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा कैलकुलेट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको निकालना है, और ध्यान रखें, और इस तरह का वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही ईज़ी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईज़ी क्वेश्चन दी जाएगी, यानी कि बहुत ही आसान सा समीकरण दिया जाएगा मल्टीपल चॉइस में। तो आप ऐसे क्वेश्चन की ओर ज़्यादा ध्यान रखें कि वेरिएबल मेरा मानना है कि आप जो आपको कठिन इक्वेशन लगती है, यानी कठिन समीकरण लगता है, उसका भी आप उनके चर का मान निकालने का प्रैक्टिस करें। अगर आप कठिन से कठिन समीकरण का में भी चर का अगर मान निकाल लेते हैं, तो आसान तो आप ऐसे ही कर लोगे। तो आगे चलते हैं बच्चों। तो अगला जो क्वेश्चन आता है बच्चों, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के माप का योग होता है, यानी कि आप देखिए आपके पास कोई भी, यानी कि द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, यानी कि किसी भी पॉलीगन में, किसी भी बहुभुज में बाहरी कोण का जो योग होता है वो कितना होता है। तो हमेशा याद रखें, ये रट दें, चाहे कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज, तो उसके बाहरी कोणों का जो योग होता है 360 डिग्री ही होता है। क्यों बच्चों, देखिए एक सर्कल होता है और यहाँ पे सेंटर होता है, यहाँ से यहाँ रेडियस होती है, ये एंगल बना देखिए बाहर की तरफ बन रहा है ना बच्चों, यहाँ से ये इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा, 360। वैसे ही अगर हम देखें, यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ बच्चों, क्या बनाता है, हेक्सागन बनाता हूँ, यानी कि षट्भुज। देखिए इसका जो कोण एक डायरेक्शन में बना लेते हैं, चलो एक ही डायरेक्शन में। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, जो इन कोणों को अगर हम जोड़ेंगे ना बच्चों, तो इनका जो योग है ना बच्चों, हमेशा ही 360 डिग्री, क्योंकि जो बाहर की तरफ बने हैं तो इनका हमेशा 360 ही होता है। जैसे यहाँ पे इस केंद्र से बाहर की तरफ जो कोण बना है, बाहर की तरफ बना है, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ। देखिए अगर मैं इसे ऐसे बढ़ाऊंगा तो देखिए वापस से यहीं पे आके मिल गया। तो यानी कि इसका डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ है, ठीक है बच्चों। अब चलते बच्चों आगे। तो आपको कोई भी पॉलीगन होगा तो आप आँख बंद करके 360 डिग्री लिखिए और आपका आंसर सही होने वाला है। आगे चलते बच्चों। आगे क्या लिखा है बच्चों, द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर डैश मेजर, यानी कि जो एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज समझते बच्चों, समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं आपस में, ठीक है बच्चों। देखिए ये दोनों आपस में समांतर होगी और ये दोनों आपस में समांतर होंगी, ठीक है। इसके क्या बोलते हैं कि अपोजिट एंगल, यानी कि आमने सामने के जो कोण है वो क्या होते हैं, हमेशा आप याद रखें, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका आंसर आपके पास बराबर आने वाला है, ठीक है बच्चों। इस तरह से भी आप ध्यान रखें, इस तरह से पैरेललोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, पैरेललोग्राम की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे चलते बच्चों, अब आपको पूछा गया है कि 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 64 का वर्गमूल यानी कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। इजी है बच्चों, 64 का जो
ये होता है बच्चों स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो मैं कहूँ बच्चों तो इसका 8 आने वाला है। क्यों? अगर आपको नहीं आता तो आप 64 लिख लीजिए और इसके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से करिए 32 दूनी 64, 2 से करिए 16 दूनी 32, 2 से करिए 8 दूनी 16, 2 से करिए 4 दूनी 8, 2 से करिए 2 दूनी 4, 2 से करिए 2 एकम 2। अब आपने क्या करना है 64 की जगह पे ये सारे 2 लिख देने हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इतना आसान है बच्चों। कितने 2 लिखने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करना है, जब वर्गमूल की बात आती है ना बच्चों, वर्ग आपको पता है किसी का भी अगर वर्ग लिखना है तो उसकी घात में हम 2 लगा लेते हैं। यानी कि जैसे ए का वर्ग हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं इसके। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 2 के जोड़े बनाने। इसके बनाए, इसके बनाए, इसके बनाए, बने। इसका 1 2 आ गया, इसका गुणा भी लगाते जाना, 1 2 आ गया, इसका 1 2 आ गया। अब इन सभी को गुणा कीजिए बच्चों, 8 आने वाला है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है। स्क्वायर रूट में हमेशा ही 2 2 के जोड़े बनाने हैं और क्यूब रूट में यानी कि क्यूब रूट यानी कि घनमूल में हमेशा 3 3 के जोड़े बनाने हैं। 3 3 होने चाहिए। ठीक है। तो ये आप स्क्वायर रूट में थोड़ा ध्यान दें बच्चों। आगे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन आने वाला बच्चों, आपको पूछा है कि द क्यूब ऑफ नंबर 6 यानी कि जो 6 का घन क्या होगा। 6 का घन क्या होगा? घन समझते बच्चों, 6 का जो घन होता है, घन यानी कि ये होता है बच्चों, इसको घन पढ़ते हैं 6 का घन। तो ये क्या होगा? तो देखिए बच्चों 6 गुणा 3 का मतलब है 6 को 3 बार गुणा करना है। देखिए 6 6 6 6 ये आएगा बच्चों आपके पास कितना? 216। ठीक है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? देखिए बच्चों 1 किलोग्राम तो आपको बहुत आसान बच्चों, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर? 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, 1000 ग्राम, यहाँ पे एक जीरो लगाना भूल गया, 1000 ग्राम। ठीक है बच्चों। अब ये तो देखिए बच्चों 1 किलो पूछा आपको कितने ग्राम के बराबर। अगर आपको ऐसा पूछे 1 ग्राम कितने किलो के बराबर होगा तो आप क्या करें, बस इस यहीं से आपको पता लग जाएगा। इस 1000 को जो है उठाकर इसके नीचे लाएंगे तो यानी कि 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 ऐसा लिख दो केजी और इसको बदल दो दशमलव में तो ये बनेगा आपका 0 दशमलव कितने 0 1 2 3 1 2 और 1 संख्या। ठीक है बच्चों, यहाँ पे किसी भी संख्या में अगर दशमलव नहीं होता है तो वो यहाँ पे होता है। तो आपने 3 अंक किधर को चलना है? इधर को, लेफ्ट साइड को। भाग हो रहा है ना 1000 से, तो बहुत से भाग बहुत से बाएं की तरफ, यहाँ से चलना है 1 2 3 हो गया। अब दशमलव फिर 0, इस तरह से दशमलव में चेंज होता है बच्चों। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखेंगे। आप इस तरह से ना लिखिए कि ऊपर लिखा 0.001 और नीचे 1000 भी लिख दिया आपने। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया। आगे चलते बच्चों, अब आपके पास अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, तो इस तरह से जो ये कन्वर्ट करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इसको हमेशा याद रखें। हो सकता है आपको 1 सेंटीमीटर का पूछे, 1 किलोमीटर का पूछे या 1 मीटर का पूछे कि कैसा होता है, तो आप इसे ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखें। मल्टीपल चॉइस में ये पूछा जा सकता है। आगे चलते बच्चों, अनुपात वाले क्वेश्चन। अनुपात वाला क्वेश्चन बच्चों आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए देखिए आपको क्या पूछा है, यहाँ पे रुपये वाला क्वेश्चन है बच्चों, रुपये वाला है ना। 5 रुपये का आपको 25 रुपये से अनुपात निकालना है। देखिए 5 रुपये का जो है आपको पे का क्या करना है, रुपये 25 से आपको अनुपात निकालना है। तो देखिए आपको 5 का निकालना है ना, 5 लिखें। अनुपात का मतलब भाग होता है, यानी भाग मतलब बटा। 5 का किससे? 25 से। लिखिए 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, कितना आया बच्चों? 1/5। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका 1:5 यानी कि 1:5। अगर आपका इसका जस्ट उल्टा पूछते 25 का अनुपात निकालिए 5 से, तो किसका पूछा? 25 का पूछा, किससे? 5 से। जिससे पूछा वो नीचे डालना है, जिसका पूछा वो लिख देना है, उसके बाद जिससे निकालना वो नीचे। ठीक है, जैसे 25 का पूछा किससे? 5 से। 25 लिखा मैंने, 25 का 5 से, तो बटा में देखिए 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो ये आया बच्चों 5/1। तो हम लिख सकते हैं बच्चों इसका क्या रेशो होगा? इसका होगा 5:1। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से रेशो होता है। तो आप रेशो में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें बच्चों। रेशो क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में मैंने देखा है, तो रेशो में पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान चीज़ है, क्या है रेशो मतलब भाग होता है, भाग का 2 बस हो गया। आगे चलते हैं। आगे चलते बच्चों, आपको हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंटेज आपको निकालना है। यानी कि हानि हानि अगर प्रतिशत आपको निकालना है तो हमेशा याद रखें बच्चों, बहुत ही आसान होता है। आपको जो भी हानि हुई है हानि लिखें, जो भी हुआ है चाहे 10 रुपये 20 रुपये वो लिख दें। और नीचे जो आपका क्रय मूल्य होता है, क्या होता है बच्चों? क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि हानि तो आपका क्रय, जैसे मान लीजिए आप ये स्केच पेन है मैंने 10 रुपये में खरीदा। ठीक है, 10 रुपये में खरीदा और मैंने इसे बच्चों 8 रुपये में बेचा, तो मुझे 2 रुपये का लॉस हुआ, यानी कि घाटा पड़ गया 2 रुपये का। तो किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे ही। इसको ये 10 रुपये का था और मुझे बेचना पड़ा 8 में, तो 2 रुपये का। तो क्रय मूल्य, अगर मुझे फायदा होता है यानी कि 10 रुपये का मैंने बेच दिया 12 में, तो मुझे क्या हो गया? फायदा हो गया, लाभ हो गया। कितने का? 2 रुपये का। 2 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है बच्चों, किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे। जो इसका मूल्य था 10 रुपये, तो 10 देखिए बच्चों लाभ ज़्यादा होगा और हानि घट कम होगा। तो वही चीज़ है बच्चों यहाँ पे। अगर हानि प्रतिशत निकालना है आपको ये करें। प्रतिशत के लिए आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 100 से गुणा करना होता है कभी भी। देखिए जैसे मान लीजिए आपका कोई मैथ का एक टेस्ट होता है, 30 अंक का टेस्ट होता है, उसमें से किसी के 10 अंक आ जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही देते आपको टीचर, इस तरह से देते आपके, मान लो 30 अंक का टेस्ट था, 30 नंबर का टेस्ट था और आपके 10 आए, तो आपको ऐसे ही देते 10/30। आपको परसेंटेज में बदलना है, गुणा 100 कर दो, अपने आप परसेंटेज में बदलेगा, करो जो भी करना है इसको। ठीक है, डिवाइड वगैरह मल्टीप्लाई तो आपका आ जाने वाला है, जो भी आएगा वो परसेंटेज में आएगा। तो वैसे होता है बच्चों, ये परसेंटेज बहुत आसान होता है। बस 100 से गुणा करना है। आपको हानि प्रतिशत पूछा तो हानि लिखना है किससे? क्रय मूल्य से। कितने की हानि हुई? जो भी हुई। ठीक है, जैसे मान लो 10 रुपये का मेरा स्केच पेन था। देखिए 10 रुपये का मेरा स्केच पेन था और मैंने बेचा 8 रुपये में और मुझे तो घाटा हुआ। ये हानि, सॉरी मुझे 2 रुपये की हानि हुई। कितने की हानि हुई? 2 रुपये की। देखिए हानि कैसे निकालते, देखिए क्रय मूल्य था हमारा, क्रय मूल्य, ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है बच्चों,
तो मेरा 10 था और मैंने बेचा 8 में, तो देखिए बच्चों कितना आया 2, ये मेरी हानि है। ठीक है, हानि का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, हानि याद रखना आपने, हानि का यानी कि लॉस का CP माइनस SP। ठीक है, क्या होता है लॉस, LOSS, लॉस इक्वल टू CP कॉस्ट प्राइस माइनस SP सेलिंग प्राइस। बस ये सोचने पे होता है बच्चों, ये फॉर्मूला कोई याद रखने वाली बात नहीं है, ये आप सोचेंगे बस सोचने पे ही चलता है। इसे आपके घर के बड़े बुजुर्ग दादी दादा भी ऐसे कर लेते हैं इसको। तो देखिए बस आपको सिर्फ, आप पढ़ने लिखने वाले तो आपको बस लिखित रूप में करना होता है। तो देखिए ये 2 रुपये की हानि हुई और 10 रुपये का था, और इसको परसेंटेज करना है तो 100 से गुना कर दो और 0 से 0 कटा, यहाँ से आप गुना कर लीजिए, कितना हो गया कितना हो गया बच्चों, ये देखिए कितना हो गया 20%, यानी कि 20% की आपको हानि हुई है। ठीक है, समझे बच्चों, आगे चलते हैं। अगर लाभ का होगा तो बच्चों लाभ का भी सेम ही होता है, आपको क्या करना है, बस सेम चीज़ रहेगी, बस यहाँ पे लाभ आएगा सिर्फ, अगर लाभ प्रतिशत होता तो यहाँ पे लाभ आएगा, बाकी सेम वही चीज़ होगा। ठीक है बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बोल देता हूँ, अगर यहाँ पे प्रॉफिट है PROFIT प्रॉफिट है तो सेम रहेगा बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है PROFIT प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 करेंगे, बस यही फॉर्मूला होता है। आपको इस तरह से फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, इसमें से कुछ मिसिंग दे सकते हैं, ये हटा दिया, अगर इसकी जगह में डैश डैश तो आपको लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं जो आगे क्या होता है, आगे है बच्चों आपको -5 का व्युत्क्रम, यानी कि आपको पूछा है कि रेसिप्रोकल और -5। देखिए बच्चों आपके पास संख्या दी है -5, इसका रेसिप्रोकल अगर आपको लिखना है, क्या लिखना है RECI, एक मिनट बच्चों स्पेलिंग देख लेता हूँ, RECI, हाँ RECI रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों, ठीक है, रेसिप्रोकल लिखना है आपको। इसका रेसिप्रोकल मतलब होता है कि इसको उल्टा कर देना है, यानी कि सिर नीचे पैर ऊपर। अब देखिए ये संख्या है -5, अब इसको उल्टा कैसे करना है, इसके बटा में क्या होता है, जिसके बटा में कुछ भी नहीं होता है, इसके बटा में क्या है, कुछ नहीं है, तो इसके बटा में 1 होता है। अब इसे उल्टा कर दीजिए जो 1 बटा -5, बस यही आपका रेसिप्रोकल है किसका, -5 का। ठीक है बच्चों, ये रेसिप्रोकल भी आपको हो सकता है, आपको इस तरह से भी पूछ दे, यानी कि 1/2 इसका रेसिप्रोकल बताइए। इसका जो रेसिप्रोकल होगा बच्चों REC रेसिप्रोकल होगा वो होगा बच्चों ओनली 2/1, तो आपको नहीं लिखना है क्योंकि बटा 1 हम नहीं लिखते जैसे यहाँ पे था, तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते बच्चों, अगला जो क्वेश्चन आपको आएगा वाला बच्चों, उस चतुर्भुज का नाम जिसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, यानी कि अब इंग्लिश में बताता हूँ बच्चों, द नेम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर, यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटर आपको बताना है जिसके जो डायगोनल होंगे। डायगोनल देखिए बच्चों, ये क्वाड्रिलेटर बना देता हूँ, ये देखिए ये क्वाड्रिलेटर है चाहे जैसा भी है, इसके जो डायगोनल इसको कहते हैं बच्चों डायगोनल। ठीक है, यानी कि इसको आप विकर्ण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी में विकर्ण और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायगोनल। तो ये आपको ऐसा क्वाड्रिलेटर बताना है, ऐसा चतुर्भुज बताना है जिसके कि ये जो है, ये देखिए इसमें जो है ये दोनों जो हैं, एक आपको दिख रहा होगा ये एक आयत है यानी कि रेक्टेंगल है, इसकी जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, ये बात सही है, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजन, बिल्कुल बराबर भागों में करेंगे, यहाँ से जितना यहाँ है उतना यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से जितना यहाँ है उतना यहाँ से यहाँ होगा। भले ही ये दोनों, ये AB और CD, भले ही AC नॉट इक्वल टू BD हो, पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करेंगे। ठीक है, ये तो बात है, पर हमें पूछा है कि वो परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। अब देखिए परपेंडिकुलर मतलब होता है कि यहाँ पे जो कौन होगा ना वो 90 डिग्री का होना है। आप देख कर बताइए बच्चों, क्या यहाँ 90 डिग्री का लग रहा है, यहाँ तो बहुत कम लग रहा है और यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो मैं बताऊँ बच्चों, वो होगा आपका, पीछे बता देता हूँ बच्चों। ठीक है, आप वैसे कुछ बच्चे समझ चुके होंगे कि क्या होगा ऐसा, तो मैं यहाँ बता भी देता हूँ। देखिए बच्चों, जो रोम्बस होता है ना बच्चों, रोम्बस जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं, रोम्बस हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज रोम्बस, इसके होते हैं बच्चों ये डायगोनल। यहाँ देखिए इस तरह का होता है, यानी कि ये सारी इक्वल होंगी आपस में रोम्बस में। ठीक है, और जो इसके जो डायगोनल होंगे ना, ये एक दूसरे को बराबर भागों में काटेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ जितना है उतना यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ जितना है उतना यहाँ से। और देखिए यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल है, देखिए है ना बच्चों, देखिए यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से बनाया, अगर आप इतनी भारी की पेन जाएँ भाई, अगर हम डी से देखें तो भाई ये तो नहीं होगा, ये हाथ से बनाया, आप समझ तो गए होंगे, ये जो है आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ज़्यादा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, ये 90 डिग्री का होगा बच्चों। ठीक है, तो वो है आपका रोम्बस। आगे चलते बच्चों, अब आपको बोला कि -4 एंड 7p को आपको क्या करना है, गुणा करना है, यानी कि गुणनफल बताना है किसका, -4 एंड किसका 7p को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसमें आपको इंग्लिश में लिखा प्रोडक्ट ऑफ -4 एंड 7p इज, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। आपको मल्टीपल चॉइस में दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में दिखाता हूँ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह का आप पैटर्न आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक ऐसे आएंगे, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन, हो सकता है इसमें से ही कोई क्वेश्चन आपको उठा के दे दे, पर जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, पर इसी तरह के आएगा, इसलिए मैं आपको ये सॉल्व कराना, आप इसी तरह से पढ़ें। आप एक रात में भी आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, 80 नंबर ला सकते हैं 100 में से, 100 का तो मैं नहीं कहूँगा बच्चों। ठीक है, यानी कि 100 में से 80 तो आप आसानी से ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए बच्चों हिंदी में भी लिखा है और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ -4 एंड 7p इज, तो इनमें से कौन सा होगा, हम कैसे पता लगाएं। तो देखिए बच्चों, गुणा करना है, इसको गुणा करना है बच्चों, कैसे करना है, यहाँ पे आपने जब इसको गुणा करना है तो देखिए मैं यहीं से आगे बता देता हूँ, -4 लिखा और इसके साथ गुणा करना है 7p लिखा। देखिए अंक को अंक से गुणा कीजिए, देखिए इसके पास माइनस है, इसके पास नहीं है, तो हमारे को पता है डेफिनेटली माइनस तो आने ही वाला है, क्योंकि एक ही माइनस है। इन केस ऑफ गुणा, अगर एक माइनस को दूसरा माइनस मिल जाता है, यानी कि माइनस के जोड़े बन जाते हैं, तो माइनस खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे दूसरा माइनस नहीं, इसलिए माइनस रहेगा। 7 चौका 28, p साथ में चिपका लो इसके साथ, तो देखिए बच्चों कितना है, -28p। तो इनमें से जो आंसर आपका रहने वाला है, देखिए बच्चों ये कौन सा रहने वाला है, ये पहला वाला। कोई बच्चे ये भी कर देते हैं, ये गलत है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखें इस तरह के आप ऐसे क्वेश्चन को, जो ये आपके जो एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है,
इसको बच्चों आप क्या करें, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले जो क्वेश्चन है इनको गुणा जमा घटा करना आप प्रैक्टिस जरूर करें, बस छोटे छोटे ही करें, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते बच्चों, आपका क्वेश्चन जो पेपर जो है वो बिल्कुल आसान आने वाला है, इस बार भी ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, इतना टफ आपको जो है नहीं देते। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके पास ये आया बच्चों। यहाँ बोलता है कि जो ए की पावर, ठीक है बच्चों, ए की पावर 1 कॉमा माइनस ए की पावर 2 कॉमा माइनस सॉरी ए की पावर 3, यानी कि ये बोलता है कि इनका गुणनफल निकालिए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एंड ए क्यूब इज। तो इसका प्रोडक्ट निकालना है आपको, तो कैसे करेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ, यानी कि ए कॉमा माइनस ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब, इसको आपने गुणा करना है। तो क्या करें, देखिए गुणा करना है, ठीक है, हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ आगे कर लेते हैं, ए गुणा माइनस ए इसका है जी स्क्वायर और आगे है गुणा ए क्यूब करें। ए है सेम, देखिए सबसे पहले तो चिन्हों को देखना है आपने, कभी भी गुणा कर रहे हैं तो चिन्हों को देखिए, ए की है माइनस का तो भाई माइनस तो आने वाला है, ठीक है। ए है, सभी ए है तो आप ए लिखें, क्योंकि ये बेस है बच्चों, बेस सेम है। अब इनकी जो भी पावर है उनको आप प्लस कर दो, यहाँ पे 3 है, 2 कितना हो गया 5, 3 + 2 5 एंड 1, तो ये हो गया बच्चों आपका कितना 6, तो ये आपका आंसर आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ देखिए बच्चों, इसका जो है ए की पावर यहाँ पे 6 भी दिया है और माइनस ए की पावर 6 भी दिया है, तो ये तो होगा ही नहीं, इन दो में से बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसका जो आंसर आने वाला वो ये है, ये नहीं, ये किसी ने इस पर डबल जगह टिक भी लगाया मैंने और उसे क्वेश्चन में, क्योंकि वो जिसने ये टिक लगाया ना बच्चों, ये कोई है, कोई टीचर ही है जिसने टिक लगाया, वो खुद कन्फ्यूज है इसमें कि इसमें कौन सा आंसर होगा, या ये होगा या ये होगा। तो मैं बताऊँ बच्चों, ये हुआ, ऐसा क्यों, तो देखिए बच्चों, ऐसा इसलिए बच्चों, अगर आपको दिया है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये दिया है माइनस ए का स्क्वायर, अगर आपको ये इस तरह से लिखा होता माइनस ए का स्क्वायर, तब आपका बच्चों आंसर प्लस में आता, क्यों, तो देखते हैं ऐसा क्यों होता। तो देखिए ए गुणा, और यहाँ अगर माइनस ए का होल स्क्वायर होता और यहाँ ए होता, तो हम ए क्यूब होता, तो हम क्या करते, इसको ए को ऐसे ही लिख लेते और इसका स्क्वायर कर लेते, माइनस का भी स्क्वायर हो जाता तो माइनस खत्म हो जाता, ए का स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर होता, और यहाँ पे आगे ए क्यूब है। अब देखते हैं बेस में तो ए लिखा और 3 2 5 एंड 1 6, तब ये ऐसे आता है बच्चों, पर इस केस में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो है सिर्फ ए पे स्क्वायर लगाए, माइनस पे नहीं लगाया, ठीक है, ए पे ही स्क्वायर लगाया, माइनस पे नहीं लगाया, देखिए ए पे लगाया माइनस पे नहीं, अगर माइनस पे लगा होता तो इस तरह से ब्रैकेट लगा होता है, होल स्क्वायर किया होता। तो आगे चलते बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ यूलर फार्मूला, यानी कि यूलर फार्मूला, यानी यहाँ पे हिंदी में आयलर लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आयलर क्यों लिखा है, वैसे यूलर होना चाहिए था। तो निम्नलिखित में से कौन सा यूलर फार्मूला, यूलर का सूत्र है, तो यहाँ पे कुछ दिए हैं बच्चों, तो आपको मैं बता दूँ यूलर फार्मूला क्या होता है। तो वो होता है बच्चों आपका एफ प्लस वी, हमेशा याद रखें, और माइनस ई, ठीक है बच्चों, आगे होता है 2। ये एफ मतलब होता है बच्चों आपका फेस, FACE फेस, ये जो होती है 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए होता है ये। और जो वी होता है बच्चों, ये वी मतलब होता है आपका वर्टेक्स, VERTAX वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स मतलब शीर्ष होता है हिंदी में, और ये ई मतलब होता है आपका HEDGE, एच मतलब किनारा होता है, किनारा किनारा किनारा, और ये होता है फेस मतलब फलक, फलक, देखिए बच्चों, फलक आपको समझ नहीं आ रहा है, फलक मतलब तल होता है बच्चों, तल, ठीक है। आपको मैं और यहाँ पे बताता हूँ बच्चों, एक एग्जांपल देकर, ये देखिए बच्चों, ये आपके पास देखिए ये एक डिब्बा आपको दिख रहा हो ना, ये आपको कीबोर्ड है बच्चों, यानी कि घना बता रहा है। तो इसमें कितने फलक है, फलक किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं तल को फलक बोलता है, या फिर इसको सरफेस भी बोला जाता है, इंग्लिश में तो सरफेस भी बोल सकते हैं, फेस भी बोल सकते हैं, यानी कि इसके जो तल को फलक, ठीक है, इनको फलक बोला जाता है शुद्ध हिंदी में। तो ये फलक तभी वही लिखा मैंने, ये फेस, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है देखिए बच्चों, ये और ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब होता है बच्चों शीर्ष, शीर्ष मतलब इसमें कितने कोने होते हैं, कोने कितने, ये कोने, ये देखिए इसमें कितने कोने होते हैं आपको मैं बता दूँ, तो इसमें 8 कोने होते हैं, ठीक है, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, जिसको हम शीर्ष कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, शीर्ष, शीर्ष हिंदी में कहते हैं। और इसमें बच्चों आपके पास पूरे यानी कि 4 4 12 पूरे आपके इसमें क्या होते हैं, एजिस होते हैं, किनारे, ये देखिए 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 इधर को हो गए, और 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए, 4 3 12, 4 4 8 8 4 12, 12 होते हैं बच्चों। तो देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला ये बोलता है कोई भी 3 डायमेंशनल अगर ऑब्जेक्ट है उसका आपने अगर पता करना है कोई भी चीज़, या एजिस या फिर फेस कितने होंगे या फिर वर्टेक्स शीर्ष कितने होंगे, तो इस फॉर्मूले से आपको पता लगा सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ ये 2 क्या है, अगर हम फेस वर्टेक्स और एजिस को डालें तो हमारा हमेशा ही 2 आएगा। देखें देखें बच्चों, इसमें आपको पता कितने फेस है, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस है, ठीक है, मैं डाल देता हूँ यहाँ 6 फेस है, और प्लस वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कितने, कोने कितने, इसमें 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मैंने 8 भी डाला। अब माइनस क्या करने से, एजिस, एजिस मतलब किनारे, किनारे माइनस करें, ये किनारे कितने कहा था मैंने, 12, ठीक है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि जो बोर्ड मास का नियम होता है, पहले प्लस करते हैं फिर माइनस, 8 6 कितना हो गया बच्चों, 14, 14 माइनस कितना हो गया 12, कितना हो गया, आप 14 माइनस 12 कितना आता है 2, देखिए बच्चों राइट हैंड साइड ये फॉर्मूला होता है। और यही फॉर्मूला जो है आपको बदल बदल कर ये लिख कर देंगे आपको मल्टीपल चॉइस में या फिर खाली स्थान में पलट पलट के देंगे, जैसे यहाँ पे दिया बच्चों आपको, यहाँ देखिए, तो आपको कंफ्यूज कराने के लिए बस आपको ये याद रखना है, बस इसी से आपके कई फॉर्मूले बन जाते हैं। ये जैसे यहाँ पे दिया देखिए, तो बच्चों इसमें मैं बताऊँ कौन सा रिलेशन है, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये पहला वाला इसका आंसर बच्चों, कैसे पता चला, ये देखिए ये फॉर्मूला है,
ई को इसने उधर ले गया, ये माइनस का तो उधर जाके तो प्लस ही हो जाएगा, ई प्लस टू हो जाएगा उधर। देखिए एफ प्लस वी होगा और उधर क्या हो जाएगा, ई माइनस का तो उधर ई का माइनस हट जाएगा और प्लस टू तो प्लस का ऑलरेडी है, तो ये होता है बच्चों, ठीक है। कैसा भी दिया जा सकता है, या फिर आपको किसी में ऐसा भी बोल सकता है कि किसी में जो है ये है 6 फेस है और 6 फेस है, 6 क्या है फेस है और 12 आपके पास एजिस है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वर्टेक्स निकालना है भाई, वर्टेक्स। तो आप कैसे निकालें, इसी फॉर्मूला प्रयोग करें। क्या निकालना है, वर्टेक्स। तो देखिए यहाँ देखिए वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स इस फॉर्मूले को देखो, वी निकालना है। तो आपको क्या करना है, पहले इसी फॉर्मूले को सॉल्व करो। देखो एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2 है ना, आपको वी निकालो पहले, वी इक्वल टू बाकी को उधर ले जाओ। देखिए ये उधर जाएगा जमा का हो जाएगा तो ई प्लस 2 और एफ उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस एफ। अब आपको क्या करना है, क्या क्या दिया है वो देखना है, वैल्यू भर दो, वी रखो। यहाँ देखिए ई लिखेंगे हम, ई का वैल्यू ई है हमारे पास, ई है बच्चों कितना है 12, ठीक है। आगे प्लस 2 और ये एफ कितना है, एफ देखिए यहाँ कितना है 6, माइनस में 6। अब देखिए पहले प्लस करो, 12 और 2 14, 14 हो गया। 14 माइनस 6 कितना हो गया बच्चों, देखिए 8 आ गया ना बच्चों। देखिए वो यहाँ पे देखिए 8। तो आप कुछ भी पता लगा सकते हैं इस फॉर्मूले से आगे हेर फेर करके। तो आपको मैंने इसको थोड़ा सा समझा भी दिया। वैसे आपको मल्टीपल चॉइस में था, ये पूछा गया था कि कौन सा यूलर फॉर्मूला है, आप कंफ्यूज ना हो। आप सिर्फ एक ही रिलेशन याद रखें, ये याद रखें, उसके बाद इसी से ही आपको बदल बदल कर दिया जाएगा। तो आप समझिए कि इसको इसने इस तरह से लिखा है, या देखिए किस तरह से लिखे, 2 इस साइड 2 इस साइड 2 इस साइड 2 इस साइड, यानी कि ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अब आपका जो होने वाला बच्चों ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पूछा है कि वृत्त की परिधि का सूत्र, यानी कि द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि जो सर्कल होता है उसकी सर्कमफ्रेंस कैसा होता है। तो देखिए हमेशा याद रखें बच्चों, एक वृत्त होता है, ठीक है बच्चों, ये इसको आर कहते हैं। इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, यहाँ से अगर हम नापे ना बच्चों, तो इसकी लंबाई कैसे, अगर इसको यहाँ से खोल दें, ऐसी तार जैसी लंबी बनेगी, तो वो कितनी लंबी होगी, तो वो कैसे पता करते हैं इनकेस ऑफ सर्कल में, यानी कि जब वृत्त होता है। तो हमेशा याद रखें 2 पाई आर होता है बच्चों, ठीक है। और अगर बोला जाए कि ये क्षेत्रफल कितना है, यानी कि ये कितना क्षेत्रफल इसने घेरा है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। बस इतना ही फर्क होता है। परिधि में यानी कि सर्कमफ्रेंस में आपका 2 आगे लगेगा, पर क्षेत्रफल में ऊपर। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रखा, एक बात याद रखना मेरी, चाहे क्षेत्रफल किसी का भी हो दुनिया में, हमेशा वर्ग मात्रक में आएगा। यानी कि वर्ग मतलब हिंदी में इसको क्या पढ़ते हैं, जैसे ए का वर्ग ऐसा पढ़ते हैं बच्चों, इसको पढ़ते हैं वर्ग, इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोलते हैं। हमेशा जो क्षेत्रफल होता है वर्ग मात्रक में होते हैं, यानी कि स्क्वायर लगेगा ही लगेगा। अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रहता है तो आपने देखना है, अगर आप गलती से ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है कि ये है इसके सर्कमफ्रेंस का, क्योंकि इसमें कंफ्यूज करने के लिए इसने ये फॉर्मूला भी दिया है यहाँ पे, देखिए बच्चों, ठीक है। आप सोचेंगे कि ये है, तो आपको क्या सोचना है भाई, इसमें तो स्क्वायर लगा, इस स्क्वायर तो वर्ग, यानी कि वर्ग वर्ग मतलब यहाँ पे तो जो आपका जो एरिया होता है वो निकलता है, इसलिए ये तो होगा नहीं, यही होगा फिर, ठीक है। ये फार्मूला तो है ही नहीं बच्चों, बस 2 ही फार्मूला है इनकेस ऑफ सर्कल में, सिर्फ 2 ही फार्मूला है, हमेशा याद रखें, ठीक है। सर्कल में 2 ही फार्मूला है, जो गोल है, अगर आधा करें तब कुछ और बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है आपका बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये बता कि एक घन की पूछा 5 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन आयतन है। इधर देखते हैं घन क्या होता है। देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूब मतलब जैसे देखिए बच्चों वो भी 3 डायमेंशनल होता है, पर मेरे पास है बच्चों, अभी नहीं मिल रहा है मेरे पास, जो मैजिक क्यूब होता है जिसमें कलर मैच करते हैं वो है बच्चों। इसका क्यूब का मतलब होता है कि क्यूब ये इस तरह का होता है बच्चों, यहाँ पे छोटा सा बना लेता हूँ मैं, ये ऐसा आपको क्यूब होगा बच्चों। क्यूब ये होता है, जिस क्यूब उसको कहते हैं जिसकी सभी एजेस इक्वल होती हैं, यानी कि ये सभी किनारे क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि वर्गों से बना होगा ये। इसमें कितने फेस होंगे, इसमें भी 6 होंगे, और 6 वो जो 6 फेस होंगे ना, जैसे इसमें 6 फेस है, यहाँ देखिए 1 2, इसमें तो अलग अलग प्रकार के, छोटा है, बड़ा है, ये फिर चौड़ा है, ऐसा नहीं होगा, उसमें सारे एक साइज़ के होंगे। तो इसका मतलब ये इसमें 6 क्या लगे होंगे आपके पास, 6 स्क्वायर से बना होगा ये क्यूब, 6 स्क्वायर लगे होंगे, जो 6 फेस होंगे ना सभी स्क्वायर ही होंगे वो। तो आपको पूछता है कि भाई इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, हमेशा याद रखना है, कभी भी आपको किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बेस इंटू हाइट करना है। क्या करना है, बेस इंटू हाइट है। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। बेस मतलब ये नीचे वाला, ये अगर मैं इसको ऐसे रख दिया, ठीक है बच्चों, ये जो नीचे वाला है ना ये बेस है। बेस मीन्स ये नहीं सोचना कि आपने, बेस मतलब ये पूरा फलक जो है इसका, यानी कि जो पूरा सरफेस है इसको लेना है, इसको लेना है। तो इसका कैसे लेंगे आप इसको, इसका तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा ना, एरिया लंबाई और चौड़ाई भी तो लेनी पड़ेगी। ये सिर्फ ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ लाइन है, लाइन नहीं है ना, ये तो इस पूरा सरफेस है, तो इसका तो आपको एरिया, यानी कि बेस का मतलब, बोलने का मतलब है कि आपको बेस का एरिया लेना है और उसमें ये हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए बच्चों, इसमें बेस का ये जो है सारे स्क्वायर हो गए, अगर इसको हम ए मान लेते हैं तो ये जो चौड़ाई है ये भी ए होगी, और जो ऊंचाई है ये भी ए ही होगी। आपको बेस का जो स्क्वायर है इसका आपको एरिया बताना है। क्या होता है एरिया, का होता है एल इंटू बी, मैंने पहले भी बताया बच्चों, पार्ट 2 में भी एल इंटू बी होता है। इसमें एल भी ए ही होती है और बी भी ए ही होती है। ए इंटू ए क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर। अब मैंने कहा कि बेस में आपको क्या करना है, बेस ये हो गया बेस, यानी कि नीचे वाले का ही हो गया, बाकी का हमने कुछ नहीं किया। इसमें क्या डालना बोला मैंने, हाइट, यानी कि ए स्क्वायर में अगर हम और एक ए डाल देते, देखो ए सेम है, ए लिखा, पावर ऐड होगी तो ए क्यूब। तो हमेशा याद रखें बच्चों, ये क्या होती है, अगर आप क्यूबॉइड में देखें, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इंग्लिश में बोले तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही बोला जाता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ऐसा याद रखने में तो बड़ा दिक्कत है, आप सिर्फ इतना याद रखें, बेस इंटू हाइट। बेस चाहे किसी का भी हो, बेस बेस बोलने का मतलब यानी कि आधार का क्षेत्रफल और उसमें हाइट को गुणा कर देना। देखिए तो इस तरह से होगा बच्चों, ठीक है। इसका क्या होगा आपको, आयतन। आगे चलते बच्चों,
अगला जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, हाँ, ये हो गया बच्चों। और बाकी मैंने आपको बता दिया बच्चों, बस आज की वीडियो बच्चों यहीं तक थी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ बच्चों, आज की वीडियो के लिए यहीं तक। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया बच्चों, इससे रिलेटेड आपको जानकारी अपने दिमाग में जुटानी है और आपको यही आने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। ज़्यादा टफ आप नहीं मत सोचना। अगर कुछ इसमें 19-20 का फ़र्क आ जाता है, थोड़ा बहुत कुछ और भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। 100 मार्क्स का आपका देखिए बच्चों, 100 मार्क्स का आपका जो है कि भाई ये जो है 100 मार्क्स का बच्चों आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें से कम आप बच्चों, मैं अगर कहूँ, अगर 19-20 का फ़र्क आ भी गया, मैंने वैसे ही 80 बोला है, फिर भी बच्चों अगर आपके 60 आते हैं ना बच्चों, 60 या 70 आ जाते हैं ना बच्चों, तो कम नहीं है बच्चों, ये 70% मार्क्स कम नहीं है बच्चों। क्योंकि 70% अगर कोई लाता है ना गणित में, तो बच्चों वो जो है टॉपर ही हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप टेंशन ना लें, ऐसा आएगा नहीं, पर ऐसे ही आएगा। इससे रिलेटेड आपको जानकारी जुटानी है। जरूरी नहीं जो मैंने क्वेश्चन अभी यहाँ पे बताए, इसमें पूछा था कि इसका वॉल्यूम, ऐसा नहीं कि इसका वॉल्यूम ही पूछा होगा। ऐसा हो सकता है कि इसका क्या पूछा होगा, सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया पूछा हो सकता है, पर पूछा हो सकता है इसी से ही। तो ये बात आप ध्यान रखें बच्चों। तो इसके साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।